इंतखाबात के हवाले से तारीख का ऐलान तो हो गया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा उसके ऊपर अभी एक सवालिया निशान है। उनके बहुत से लोगों की गिरफ्तारियां पहले अमल में आई, बहुत ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया, लेकिन बाज़ ऐसे तरीक़ाकार हैं जिनके ऊपर इतराज़ बरकरार है और बरकरार रहेगा। उसी में से आज अली नवाज़ का पकड़ा जाना भी है। किसी प्रॉपर अरेस्ट वारंट के साथ और चार्जशीट होने के बाद गिरफ्तारी डाले पुलिस और उसका ऐलान करे कि ये चार्ज था, इसमें हमने गिरफ्तारी कर लिया, तो फिर तो वो मामला आगे बढ़ जाता है। लेकिन फवाद चौधरी के मामले में, अली अवान के मामले में और बहुत सारे जो इनके पहले लीडर्स पकड़े गए थे उनके मामले में इस वक्त एक हवा का रुख उनके मुखालिफ है। और जिस तरीके से पिछले दौर में नून लीग के लोगों की गिरफ्तारियाँ होती थी और नैब पर्चा डाल देती थी, करप्शन हुई है और वो साल साल बंदा अंदर रहता था, करप्शन ढूंढते रहते थे, ये नहीं मालूम होता था कि एग्जैक्टली चार्ज क्या है। इस वक्त पीटीआई के साथ वही सूरत हाल है। ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। क्या 2018 का जो तजर्बा था और उसके बाद जो सेम पेज की पॉलिटिक्स थी उसने पाकिस्तान को मजबूत किया या कमज़ोर किया? तो उसका जवाब यह है कि उसने पाकिस्तान को कमज़ोर किया। अब पोलराइजेशन सोसाइटी के अंदर डेवलप हुई है। आधा जो मुल्क का एक तबका है, बाकी आधे को चोर कह के पुकारता रहा, और इस वक्त जो चोर कह के पुकारते थे वो सारे जेलों में बंद है। तो 2024 के इंतखाबात का रिज़ल्ट भी जो भी है, अगर रविश वही रही सेम पेज वाली जो 2018 से लेकर 10 अप्रैल 2022 के दरमियान वाली थी, तो उसका एंड रिज़ल्ट यही होगा जो आज इमरान खान के लिए शायद चंद सालों के बाद वही नवाज शरीफ दोबारा से इशूज़ फेस कर रहे हैं। तो क्या बेहतर तरीका ये नहीं है कि जो रूल्स ऑफ द गेम है उनको ट्रांसपेरेंट और क्रेडिबल बना लिया जाए? पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी शफाफियत रही नहीं है। पिछला अगर बहुत तवील पीछे ना भी जाएँ तो हालिया जो 30-40 साल की सियासत है उसमें उतार चढ़ाव यही है। जिसने जफ्फी डाल ली इस्टेब्लिशमेंट से वो सब स्याह सफ़ेद को रौनता हुआ जाता है और इक़्तिदार की मंजिल तक पहुंच जाता है, लेकिन फिर 2-2.5 साल के बाद ही वो धक्के मार के निकाला भी जाता है। वो धक्के मार के निकाले जाने वाला जो अमल है, अगर उससे कोई सबक सीख ले तो दोबारा वो शायद बेहतर तरीक़ाकार अपनाते हुए, जो एक ट्रांसपेरेंट तरीक़ाकार है, जो एक्सेप्टेबल काबिल कबूल जमहूरी तरीका है, उसको अपनाते हुए वोट की ताकत से मुंतखब होना चाहें। अगर इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल देखें तो बड़ी सियासी जमातों में पीटीआई इस वक्त जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की नापसंदीदा जमात है 9 मई के बाद, और उसकी कबूलियत होगी नहीं वो जो भी कर लें, और इंतखाबी अमल में भी उनको फ्री हैंड नहीं मिलेगा। शायद उनके बहुत से कैंडिडेट्स मैदान में वो उतारे भी तो उनको आज़ादी के साथ कॉन्टेस्ट करने के लिए मौका ना मिले, उनको यहाँ मुश्किल पेश आएगी। लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी जो दो बड़ी सियासी जमातें हैं, वो वोट की ताकत से सादा अक्सरियत या इवन कोलिशन बनाते हुए भी उनको दुश्वारी पेश आएगी। उनकी पोजीशन इस वक्त बहुत कमज़ोर हो चुकी है। 10 अप्रैल 2022 से पहले नून लीग पंजाब में तगड़ी खड़ी थी, लेकिन अब 1 साल 1.5 साल जो उन्होंने हुकूमत की पीटीएम की, उसका सारा बोझ, सारा नज़ला इस वक्त शहबाज शरीफ और पीएमएलएन के सर के ऊपर है। पीपल्स पार्टी रूरल सिंध के अलावा कहीं उसके पहुँच जमाने की उसकी पोजीशन नहीं है। वो बलूचिस्तान से बाप पार्टी के लोगों को तोड़ के अपने साथ मिला के कुछ कोशिश कर रहे थे, जो उनका तरीक़ाकार आगे कामयाब नहीं हो सका, रुकावट पेश आई, तो अब वो कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिली। इस तरीक़ाकार से जो भी हुकूमत मार्ज़ वजूद में आएगी उसकी कबूलियत के ऊपर, उसकी लीगैलिटी के ऊपर, उसके जो ट्रस्ट है लोगों के साथ, उसका जो रिलेशन है उसके ऊपर सवालिया निशान रहेगा और पाकिस्तान के मसाइल हल करने में दुश्वारी रहेगी। ये एक मसनूई निज़ाम तनफ़ुस है जिसके तहत हम इन लोगों को ज़िंदा रखे हुए हैं। ऐसे काम आगे चलेगा नहीं। तो बेहतर ये होगा कि एक ओपन ग्राउंड दी जाए, ओपन फील्ड दी जाए। जिन लोगों के ऊपर बराह रास्त चार्ज है 9 मई का, उनके मुकदमा चलाए जाए खुली अदालतों के अंदर और उनकी सज़ा और जज़ा का अमल हो, और बड़ी तादाद में जो नौजवान लड़कियां हैं या नौजवान लड़के हैं उनको रियासत माफ़ करके आगे बढ़ने की पॉलिसी अपनाए, ताकि थोड़ी सी नफ़रत कम हो। पाकिस्तान के मसाइल बहुत बड़े हैं। हमारा फ़ौज का एक कर्नल और सिपाही रोज़ाना शहीद हो रहा है, या कैप्टन शहीद हो रहा है, या मेजर शहीद हो रहा है। किसी दुनिया के दूसरे मुल्क में ये 3-4 फ़ौज के अफसर या सिपाही हमारे बेटे हैं, मेरे और आपके बेटे हैं, ये शहीद होना तो वो कई दिन शोक के ऐलान में रहेंगे। हम इतने आदी और बेहिस हो गए हैं 9/11 के बाद कि 2-4 की खबर हम बस यूँ करके गुजर जाती है। तो यह चैलेंज क्या कम है जो हमें इस वक्त अफ़गानिस्तान की तरफ से आ रहा है, और इंडिया वाला पहले हमारे सर के ऊपर एक लटकती हुई तलवार मौजूद है। वहाँ एक एक्सट्रीमिस्ट सेटअप मौजूद है जो आपको कभी सुख का सांस नहीं लेने देगा। इकॉनमी हमारी बैठ चुकी है, रुपया आपका डॉलर के मुकाबले में उसके कहीं ब्रेक ही नहीं लग रही। तो ये चैलेंजेस एड्रेस करने ज़रूरी हैं, या इस वक्त जो पोलिटिकल इंजीनियरिंग का अमल जारी है वो करना ज़रूरी है? मेरे ख्याल में हमें अपनी प्रायोरिटीज़ दुरुस्त करने की ज़रूरत है, और इसके लिए सियासी बड़ों को पहले अपनी राह अमल दुरुस्त करनी चाहिए। फिर इस्टेब्लिशमेंट को भी कहना चाहिए कि वो भी उनके साथ भी आप इंगेज करें और एक तरीक़ाकार अपनाएं जो लोगों को इन मसाइल का हल दे सके। इमरान खान को सादे कमीन बना के आपने देख लिया, 2.5-3 साल के बाद वही लड़ाई जो नवाज़ शरीफ ने कोई 6-7 दफ़ा पहले लड़ी है, वो अब इमरान ने भी उसी के अंदर से गुजरना है। तो ये अदालतों की मोहर से ना कोई सादा कमीन बनता है,
ना उसकी मोहर लगाने से किसी को आप चोर डाकू करार दे सकते हैं। तरीक़ाकार के तहत आगे चलें, वो तरीक़ाकार सिस्टम के अंदर लोगों को लाए भी और लोगों को निकाले भी। आज के प्रोग्राम में इसी टॉपिक पे बात करेंगे और जो हमारे साथ शुरू बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, हसन रज़ा पाशा साहब हैं मारूफ माहिर कानून है, और सलमान अकरम राजा साहब हैं सीनियर कानूनदान भी हैं और आईनी अमूर के माहिर भी हैं। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। ज़फ़रुल्लाह साहब, नून लीग के ऊपर मैं समझता हूँ कि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी है। आपने 40 साल या 42 साल सियासत में गुजार लिया, 43 ईयर्स। 81 में पंजाब असम्बली में आए थे, 83 में फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, 85 में चीफ मिनिस्टर पंजाब बने थे। तो उनको अपनी इस जो बोझ है ना इक़्तिदार का, एक तवील अरसा जो उन्होंने उठाया, थोड़ा सा लोगों के साथ आप ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें और इन मसाइल का हल भी दें। नवाज़ शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो अपना एडिटोरियल बयान किया इब्तिदा में, मेरे ख़्याल में ख़ासा वो इतदाल पे मबनी था और बहुत सारी बातें, बल्कि तकरीबन भाई सारी बातें ऐसी हैं मैं सोच रहा था कि मैं कह दूँ हाँ बिल्कुल ठीक है, उससे आगे ना बोलूँ लेकिन आपने पूछ ही लिया। इकनॉमिक्स जब हम पढ़ते थे ना तो हमें कहा जाता था कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, और उसके बाद डिमांड मीन दिस, कि कुछ चीज़ें तय हैं, आगे बात करो, आप माने या ना माने, बल्कि आप तो मान रहे हैं, मैं भी मानूँ ना मानूँ, पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें पहले से तय हैं। जो कुछ हिस्सा बचा हुआ है ना, उसके अंदर रह के हमने खेलना है, और वो अगर सही तरीके से खेलेंगे तो कुछ थोड़ा और इलाका मिल जाएगा, और अगर अच्छे तरीके से नहीं खेलेंगे तो वो इलाका जो हमारे पास है टेरिटरी, वो और सुकड़ जाएगी। वो क्रीपिंग जूरिसडिक्शन इंटरनेशनल लॉ में हम कहते हैं कि आस्ते 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 एक दूसरे पे कब्जा करते करते ले जाता है। हमारे साथ भी हुआ है कि मेरी कोई जो थोड़ी सी सियासी ज़िंदगी है 20-25 साल की, तो उसमें थोड़ा रिसीड होते 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 अब थोड़ा सा रह गया। ग़ालिबन हमारी पार्टी को इसका एहसास है, और एक तो आप उसका ये देख लें कि मियाँ साहब जब वापस आए हैं तो बहुत हमें भी खौफ था कि वो क्या कहते हैं, लेकिन मुशावरत जो हो रही थी उसके बाद जो उन्होंने तग़यीर की तो मेरा अपना ख्याल है खासी मुस्बत थी। तो उन्होंने कहा अच्छा हम आगे बढ़ते हैं सारे, और जो हम अलायंसेस कर रहे हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, मतलब औरों से भी करेंगे, ये भी ग़ालिबन इस बात का सबूत है कि मिलजुल के चलना चाहिए हमें। और ये भी हमारी ख्वाहिश है कि चार्टर डेमोक्रेसी को आगे बढ़ा के हम ले जाएं, और चार्टर ऑफ पाकिस्तान में या किसी और चीज़ में ले जाएं जिसमें तमाम पार्टी में शमूल PTI आए, और वो बैठे और हम कुछ असूल ग्राउंड नॉर्म्स तय कर लें कि हमने इस तरह चलना, इस तरह नहीं चलना। वरना ये एक सर्कुलर मूवमेंट है, हम सारे उसके अंदर खड़े हैं, बस उधर ही खड़े हैं और आगे नहीं बढ़ रहे। और कास्ट इसकी क्या है, पाकिस्तान की नमूद भी, इज़्ज़त भी, हम बाहर जाते हैं पासपोर्ट देख के लोग मुंह बनाते हैं, फैक्ट तो यही है। और इधर आप देख लें कि गरीब आदमी जो है वो पिसता चला जा रहा है। मुझ जैसे आदमी के लिए गुजारा मुश्किल है, गरीब आदमी के लिए क्या होगा। इधर नफ्स किसी की है नहीं, कानून ज़ाब्ता है नहीं। आपने पाकिस्तान के अदालतों के बारे में, मेरा भी यही हुआ जो आपने कहा, नीचे लेकर ऊपर तक जिन लोगों ने फैसले करके हमें इंसाफ देना है वो कंट्रोवर्सी जन्म करते हैं पाकिस्तान में। जिन्होंने हकूक़ की हिफाजत करनी है वो हकूक़ को, सियासी हमारे हकूक़ को दबोचने में वालों के साथ रहे हैं। हमने भी, सियासतदानों ने भी शायद कोई कमी ना की होगी। मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि अब हमें इससे सबक सीखना है, आगे बढ़ने, और हमें आगे बढ़ना। राजा साहब, कोई 50% पाकिस्तान की आबादी ऐसी है जो अपनी बका की जंग लड़ रही है। 2 वक्त की रोटी उनके लिए खाना मुमकिन नहीं है। जिस महीने वो बिजली के बिल देंगे उस महीने उनके बच्चों की फ़ीस रह जाएगी, जिस महीने वो 2 अखराजात पूरे करेंगे उस महीने वो दवा दारू का हाथ उनसे तंग हो जाएगा, और जिस महीने वो दवा दारू करने की कोशिश करेंगे तो खुराक के पैसे के लिए उधार मांगना पड़ेगा। आधी आबादी हमारी इस तगदो में है इस वक्त। तो हमारी लीडरशिप का फोकस इस पे होना चाहिए कि लोगों की ज़िंदगियाँ कैसे बचानी है, इनमें आसानी कैसे पैदा करनी है, या पहले चोर डाकू की रेस तय कर लें, किसको अंदर करना है किसको बाहर करना है। ये वो तरीक़ाकार है जिसमें हमने जब से पाकिस्तान बना है उसमें से दौड़ में से गुजर रहे हैं, और पाकिस्तान आधा तोड़ भी लिया हमने, कमज़ोर भी कर लिया, सीखा अभी भी कुछ नहीं हमने। जी, आज हम सब कुछ वही कर रहे हैं जिसकी वजह से हम यहाँ पहुँचे हैं जहाँ हम हैं। अगर हम सिर्फ साउथ एशिया, जनूबी एशिया के हवाले से ही तकाबुल करें तो हमारी तमाम जो हमारे बेसिक इंडिकेटर जिनको कहते हैं कि कितने बच्चे 5 साल की उम्र से पहले मौत के मुंह में चले जाते हैं, कितने बच्चे 15 साल या 16 साल की उम्र में किसी किस्म के भी स्कूल में
पढ़ रहे होते हैं, कितने बच्चे हैं जो 15 साल की उम्र में एक पैरा किसी भी ज़ुबान में लिख सकते हैं। आप किसी भी हवाले से देख लें, हमारी औरतों की क्या सूरत हाल है, हमारी जो आबादी का तनासुब बढ़ रहा है, एक औरत बिलुमूम या औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है अपनी ज़िंदगी में, जिसको फर्टिलिटी रेट कहते हैं। हमारी हर चीज़ जो है वो एक तशवीशनाक हद से आगे बढ़ चुकी है और कई दहाइयों से हमारी यही सूरत हाल है जिसकी वजह से हम यहाँ पहुँचे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्यों हम इन बुनियादी चीज़ों को ठीक नहीं कर सके। इसका ताल्लुक़ यकीनन हमारी जो सियासत है, चाहे वो आर्मी के दौर में हो, अस्करी क़यादत के दौर में हो या वो सिविलियन क़यादत के दौर में हो, हर दौर में अबतरी हुई है। कोई दौर पाकिस्तान की तारीख़ का सुनहरा दौर नहीं है। ये एक इबाम पैदा किया जाता है कि 2008 से पहले कोई यहाँ पे दूध की नहरें बह रही थीं, शहद की नदियाँ थीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम हर दिहाई को देखते हैं तो हमें नज़र ये आता है कि सियासी मसलहत अपने इक़्तिदार को तवाना करने की तगो-दो, वो खा मिलिट्री डिक्टेटर हो या वो एक बज़ाहिर जमहूरी सियासतदान हो, हर दौर में हमने यही किया और हमारे अवाम, हमारे गरीब से गरीब तर होते रहे, उनकी ज़िंदगियाँ अबतर होती रहीं। तो अब हमें बैठ के सोचना होगा कि देखें, ये इसलिए होता है कि हम अपने गरीब तरीन तबकों को, अपने अवाम को इंसान नहीं समझते। हम समझते हैं उनको कुछ थोड़ी बहुत हम टुकड़े हम उनको डाल दें, चूरन डाल देंगे तो ये खुश रहेंगे और बाकी काम हम अपने चलाते हैं। उसमें हम ऐसे काम करते हैं जिसमें नमूद का अंसर होता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा लिए जिससे तारीफ़ हो, शहंशाह इस तरह के काम किया करते थे। लेकिन हम नहीं देखते कि गाँव में बल्कि शहरों में स्कूलों में क्या पढ़ाया जा रहा है, उन स्कूलों से जो फारिग तहसील भी हो रहे हैं बच्चे, उनकी इस्तात क्या है, और जो बच्चे किसी भी स्कूल तक नहीं पहुँच पाते उनके साथ ज़िंदगी में क्या होता है, हमारी जो स्टंटिंग का रेशो है वो क्या है। तो मेरी नज़र में यह खा अस्करी क़यादत हो, खा सिविलियन क़यादत हो, दोनों का मतमा नज़र जो है वो अवाम की फलाह कभी भी नहीं रहा, किसी भी दौर में नहीं रहा। और इसके लिए ज़रूरत है अब कि नीचे से एक जमहूरी ताकत जो है वो उभरे और वो इन तमाम मामलात को अपने हाथ में ले। वो तकाजा करे कि इस मुल्क में स्कूल कैसे होने चाहिए, इस मुल्क में खानदगी क्यों बढ़नी चाहिए और कैसे बढ़ानी है हमें। बहुत से ममालिक हैं जिन्होंने 10-15 साल के अरसे में खानदगी को 15-20% से 80-90% तक पहुँचाया है। बहुत से मुल्क ऐसे हैं जहाँ सेहत की जो सूरत हाल है वो एक जनरेशन में, एक पीढ़ी में बहुत आगे बढ़ गई है। हम पिछले 25-30 साल को ही अगर देखें, वियतनाम कहाँ था, हम कहाँ थे सन 1995 में, हम आगे थे। हम और कई ममालिक से अपना अगर मुकाबला करें, बांग्लादेश से मुकाबला करें तो हम आगे थे। आज हम इन सब ममालिक से पीछे हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि अस्करी क़यादत और सिविलियन क़यादत दोनों का मतमा नज़र अवाम की फलाह नहीं रहा और आज भी यही सूरत हाल है। आज भी कोशिश ये हो रही है कि हमने हुकूमत को कैसे कायम करना है, उसमें कौन मंजूर नज़र आएगा, हमने किसको कैसे तबाह करना है, किस पार्टी को हमने वलिया मेट करना है, उसके लिए हम हर वो हरबा अपना रहे हैं जो हमारे आइन और कानून के ख़िलाफ़ है। हम लोगों को ये बता रहे हैं कि ये रियासत एक मजाक है, इसकी पुलिस जो है वो एक कठपुतली पुलिस है, उसको हुक्म होगा तो 6 दफ़ा किसी को गिरफ़्तार करेगी, मुंह पे काला कपड़ा डाल के तस्दील करेगी। हम ये बता रहे हैं कि हमारी अदालतें जो हैं वो इशारों पर चलती हैं, वो बेल तब देती हैं जब इशारा आ जाए, बेल नहीं देती जब इशारा ना हो। हम ये बता रहे हैं कि हमारी जो इंतज़ामिया है, हमारे जो वज़रा हैं, हमारे जो ब्यूरोक्रेट हैं, वो सब ताबे हैं किसी ऐसी ताकत के जिसका मतमा नज़र इक़्तिदार है, इक़्तिदार पे कब्ज़ा है, जो ये चाहती है कि इस मुल्क के अंदर इक़्तिदार के ऊपर आखिरी जो हर्फ है उसी ताकत का रहे। तो ये बात अब सबके सामने आया है, कोई इससे छुप नहीं सकेगा। इसका हल क्या होना चाहिए पाशा साहब? मैं आपसे भी इसके ऊपर राय चाहूँगा, क्योंकि ये मसाइल जो हैं, ये जो अभी राजा साहब ने भी गिनवाए हैं, सारे ऑब्वियसली हमें सबको मालूम है, हल नहीं मालूम या मालूम है तो उसके ऊपर वो राह हम निकाल नहीं पा रहे। कैसे निकालें वो राह? मलिक साहब, असल में बात ये है कि सबसे पहले तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ठीक है, सियासतदानों की गलतियाँ होती हैं और की भी हैं उन्होंने, लेकिन इतना ज़्यादा मलाइन किया जाता है मीडिया में अदरवाइज़ कि सियासत को एक आपने ऐसा बना दिया है कि जो ऐसा दरख्त बना दिया है कि जिसको छूने से खुदा न खास्ता कोई एलर्जी हो सकती है, कोई बीमारी हो सकती है, और बदनामी इतनी कर दी गई है। हालांकि जब दूसरी तरफ देखें, ऐसे भी अनासर हैं कि जिन्होंने इससे ज़्यादा करप्शन भी की है, ज़्यादती भी की है, और वो मसलन जो भी
इक़्तिदार के जो ताकत के जो सरचश्मे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जिसका नाम लेते लेते आप रुक गए ना। पाकिस्तान अब में एक और अलमिया पता क्या है, मीडिया वालों को सियासतदानों पे तनकीद की काफ़ी आज़ादी आसानी है ना। जनरल मुशर्रफ दौर में एक वो कोई यूरोपियन यूनियन का डेलीगेशन आया हुआ था, तो उन्होंने जर्नलिस्ट इंटरेक्शन के लिए बुलवा लिया। तो उन्होंने पूछा कि मीडिया को बात करने की आज़ादी है, तो हमारा एक साथी था, तो उसने कहा हाँ हम कुछ भी कह सकते हैं अपोजिशन के खिलाफ। लेकिन अभी जो बात मैं करने जा रहा हूँ, मैं एक इसी सीक्वेंस से, अभी पिछले दिनों पंजाब में ये सूरत हाल हुई कि लिटरेसी की बात आप कर रहे हैं, तो मैं उसी को ले रहा हूँ कि जो स्कूल है उनको प्राइवेटाइज करने की बात हो गई, ये पॉलिसी आ गई। क्या ख्याल है आपका कि ये सिर्फ उन्होंने ये देखा होगा कि ये गवर्नमेंट के अखराजात इसमें ज़्यादा आ रहे हैं, लिहाजा इसको प्राइवेटाइज कर दें? दूसरी तरफ जो खानगी की शरह है, आपको पता है कि वो कितनी और डाउन हो जाएगी कि जो गरीब का बच्चा 20 रुपये दे के स्कूल में जा रहा है, पढ़ रहा है, उसको फिर 500 या 1000 रुपये महीने में देना पड़ेगा, तो उसके लिए बड़ी मुश्किल होगी। तो फिर जिसके 3 या 4 बच्चे हैं, उसने फिर स्कूल नहीं भेजना, उसने अपने साथ अपने कारोबार में जो मजदूरी वो कर रहा है उसके साथ लगा देना। असल में हमारी मनफी रुझानात का एक असर ये है कि हमें स्टील मिल्स को बेचना था, तो स्टील मिल पता चला बहुत स्ट्रेटेजिक एसेट है, इसको बेचा तो पाकिस्तान का नुकसान हो जाएगा। पीआईए को प्राइवेटाइज करना था, तो वो कहते थे नहीं नहीं ये तो जहाज़ चले गए, किसी और को दे दिए तो क्या होगा, वो जहाज़ है ही नहीं जालिम के पास उड़ाने के लिए। भाई जिसको आपने करना है उसको करें, लेकिन उसको करो। खुदा ये जो चीज़ें हैं ये आप देखें। मैं अब इन्हीं स्कूलों को आपने दानिश स्कूल कन्वर्ट करने की कोशिश की। भाई क्यों? अगर दानिश स्कूल आपने बनाना है तो आप सेपरेट बनाएं, प्रॉपर्टी भी अराजी भी है, वहाँ पे उसका स्ट्रक्चर बना दे। आप उस स्कूल को जिसमें 1000, 1200 या 1500 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको आप दानिश स्कूल में कन्वर्ट करके, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरिट पे दाखिल होंगे। और वो बच्चे जो 3rd डिवीजनर है, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके मार्क्स अगर 5वीं क्लास का बोर्ड का होता है या 10वीं का होता है और उनके पास पैसे, वो 3rd डिवीजनर है लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं, तो उनको आप रोकना चाह रहे हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो पॉलिसीज मेकर जो है उनको बात चीज़ों में हमारी प्रायोरिटीज़ हैं ही गलत हैं। आजकल अगर बच्चों को आप जाके सोशल साइंस में मास्टर करवा दें ना, ये सोशियोलॉजी के अंदर मास्टर करवा दें तो उसको नौकरी नहीं मिलती, इस्लामियात में मास्टर करवा दें उसको नौकरी नहीं मिलेगी। आप उसको ये जर्नलिज्म में डिग्रियां बांटी हैं, यूनिवर्सिटियों ने पैसे कमाए हैं, लोगों के वालिदैन ने बच्चे ख़राब करिए हैं, ढेरों डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, अब सड़कों पे जॉब नहीं मिलती। तो जो जॉब मार्केट की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हमारी एजुकेशन है ही नहीं, पहले तो वो छोड़ देना, उसी में खराबी। मैं अपने लेकिन टॉपिक की तरफ आप रहता हूँ। सियासतदानों को आपने कहा मिलाइन करना आसान है, क्योंकि उसके ऊपर मुझे कहते हुए भी डर नहीं लगता। मैं कहूँगा ये इनकी पार्टी के लीडर को, वो पिछले जो सेम पेज का सेटअप था, वो कहता था चोर डाकू, हम भी कहते थे चोर डाकू, लेकिन अगर वो किसी को सर्विंग को बोलेंगे चोर डाकू तो प्रोग्राम भी बंद हो जाएगा, ये भी और मैं भी अगले दिन शायद आपको ढूंढने पड़े। लेकिन अब कुछ चीज़ें हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस लगा हुआ है, फैज़ाबाद का केस लगा हुआ है। एक कोई हाउसिंग सोसाइटी के मालिक हैं, हाँ जी, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने गए हैं, उन्होंने जाके केस उठाया। किसी ज़माने में नवाज शरीफ साहब की ज़बानबंदी नहीं थी, तो मरियम प्रेस कॉन्फ्रेंस में या नवाज शरीफ जलसों में भी उनका नाम लेते थे, जनरल फैज़ का, लेकिन अब वो अच्छे बच्चे हो गए, उन्होंने नाम लेना बंद कर दिया। आज अलीम खान ने जलसे में नाम लिया उनका, तो मैं आपको वो भी हिस्सा सुनाना चाहूँगा। मुझे लगता है शायद वो जो होली कॉज वाला कॉन्सेप्ट है, शायद उसमें थोड़ी सी तब्दीली आ होना चाहिए। दिखाइएगा अलीम खान ने आज क्या बोला। इमरान खान का जो टोला था जो उसके इर्द गिर्द था, जनरल फैज साहब उन्होंने अपनी पई रही थी। जनरल फैज ने कराया मुझे अंदर, जनरल फैज ने पर्चे कराए जहांगीर पे, जनरल फैज ने इंक्वायरियां करवाई नैब की आमिर प्यानी के खिलाफ, क्योंकि वो भाई साहब आर्मी चीफ बनना चाहते थे, उनको अपनी पड़ी रही थी। वो नौकरी का था तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की कहा था कि किसी तरीके नाल मैं बन जा, किसी तरीके नाल आर्मी चीफ। आप इस पे ज़फ़रुल्लाह साहब कुछ बोलना पसंद करें? बिल्कुल। आपकी पार्टी ने अब अच्छे बच्चों का सबूत दिया, आप नाम लेना बंद अच्छा, एक तो मैं ज़रा ऐसा ही लाइटर टोन में कहूँ कि जब पिछले इलेक्शन थे ना, उस वक्त रात को बैठकर सिवाय चंद लोगों के 100 के करीब बंदा हमारी पार्टी को गाली निकालता था, किसी के कहने पर। किसके कहने पे? किसी के, वही जिनका ये फैज साहब का नाम ले रहे हैं, वही जो पाकिस्तान में खिलवाड़ करते हैं। मैं तो सीधी बात करता हूँ। कौन कहता था? भाई जो एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा था एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, जो अस्करी इक़्तिदारों की तरफ से, जिसमें इमरान खान साहब को लाना था,
वो जो अदालतें हमारे साथ कर रही थी वो इनके साथ नहीं कर रही। मैं नहीं कह रहा कि वो उस वक्त ठीक था, गलत है, ये तब्दीली ज़रूर आई है। जैसे शौकत सिद्दीकी ने जो इल्ज़ामात आए वो बिल्कुल सही थे। उससे आगे यार उसको जो छोटी सी बात है ना, सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा था अभी आपको और चंद दिनों में पता चल जाएगा जो कुछ होता था, लेकिन अब वो नहीं है। थोड़ा सा एक हिसाब से लाइटर टोन में बेहतर है। जो आपने बात की ना, देखिए एक बात मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान का मसला सिर्फ सियासी नहीं है, जिसके तवीनों ने भी इशारा किया। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान की इल्म के जो इदारे हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, उनमें स्कॉलरशिप है? आंसर इज नो। पाकिस्तान के कितने प्रोफेसर जो हार्वर्ड में जा सकते हैं? आंसर इज नो। पाकिस्तान में कितने इंजीनियर हैं जो वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट बना सकते हैं? आंसर इज नो। क्या पाकिस्तान का मीडिया जो है, पीटीवी जो है, क्या ये बीबीसी है? आंसर इज नो। क्या हमारे जो रिसर्च सेंटर्स हैं, आरडी जो होती है, वहाँ कुछ होता है? आंसर इज नो। हमारा ये वजूदी बहरान है। मैं यकीनन कहता हूँ कि इसमें बुनियादी गलती शायद हमारे इंटेलेक्चुअल एलीट और पॉलिटिकल और मिलिट्री एलीट की होगी। 3 एलीट्स मेरी, ये मजहबी एलीट, 4 एलीट आप शामिल कर लें, उनकी होगी। लेकिन ये निज़ाम हमारा सारा बैठ चुका है, सिर्फ सियासत नहीं बैठा। वो हमारे एक कुछ मुज़ाहमती शायर थे, वो कहते होते थे ना कि एक चाक गरेबा हूँ तो सी लूँ यारब, एक चाक गरेबा हो तो सी लूँ यारब, जालिम ने फाड़ डाला है तार तार करके हमारी। लेकिन हम दुख होता है कि रोना क्या रोए, हम आगे बढ़े। मैं तो बार बार ये कहता हूँ। एक खुशखबरी मैं बताऊँ, मसलन अभी जो हमें एक टास्क दिया गया है, मैं मेंबर हूँ कमेटी का, कि आप पार्टी का मंशूर लिखें। उसमें 2-3 तब्दीलियाँ मैंने देखी हैं, जिससे मैं ज़रा खुश हूँ। एक तो मंसूर कमेटी ने ख़वातीन 1/3 हम लाए हैं। हमारी पार्टी में ख़वातीन पहले कम आती थी, तो थोड़ा मेरा ख्याल है हालात हम असर ले रहे हैं। उसमें हमने यूथ को बहुत रखा है, हालांकि हम तो पहले चंद बूढ़े बैठ के हमारा मंशूर लिखते थे। तीसरी बात, उन्होंने ये भी हिदायत दी है लीडरशिप ने कि आप तमाम सोसाइटी के तबकात से मिलें और उनसे इनपुट लें। मेरा अपना ख्याल है पार्टियां कुछ हीट फील कर रही हैं, और हम जैसे लोगों को चाहिए कि अपनी पार्टियों में रहें और रहकर अपने बड़ों को समझाएं। अच्छा, ये आपको इस मामले में मंशूर आपका बन जाए, अगर आपने एजुकेशन रिफॉर्म की तो फिर तो मैं देखूंगा कि आपकी बात में कितनी आगे बढ़ने की तरक्की पसंद सोच मौजूद है। नहीं तो आप ख़वातीन भी लाते हैं तो भतीजी भांजी से आगे आपकी नज़र नहीं पड़ती, और वही गोल दायरे के अंदर 4 बंदे बैठ के मंशूर लिख के तो आवाम को सिर्फ बेचने की कोशिश करते हैं, रिफॉर्म की कोशिश नहीं करते। अब ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक ले लें जी। ब्रेक से वापसी पे राजा साहब से भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। राजा साहब, दोबारा आपकी तरफ आ रहा हूँ। किसी ज़माने में आप वो असगर खान का केस लेकर गए थे सुप्रीम कोर्ट में, और बड़ी मेहनत के बाद आपने वो केस जीता भी। उसके बाद नून लीग की हुकूमत उसके ऊपर फॉलो अप नहीं कर सकी, बाकी हुकूमतों ने उसके ऊपर भी फॉलो अप नहीं किया, और आज शायद हम दोबारा एक ऐसी सिचुएशन में खड़े हैं कि फिर सोचते हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर देगी। बेमानी होगा ऐसा ऑर्डर जिसके ऊपर कोई एग्जीक्यूटिव अमल नहीं कर सकती। तो क्या करना चाहिए? कुछ अदारों का अपना रोल है, उसके ऊपर आ जाएँ। कभी ये जो इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया का गठजोड़ हो जाता है, कभी कुछ और हो जाता है, आगे नहीं हम चलते, पीछे के पीछे ही जाते जा रहे हैं। जी ऐसा ही है। बदकिस्मती से 31-32 साल से तो मैं ख़ुद बराह रास्त वकालत में देख रहा हूँ क्या हो रहा है, और अगर मैं ये कहूँ कि हमने कोई तरक्की की है, कोई इर्तिका की मनाजिल तय की हैं, तो बिल्कुल झूठ होगा। हम एक गिरदाब में घिरे हुए हैं, वही बातें हर चंद सालों के बाद हम करते हैं, तारीख साज फैसले अदालतों से लेते हैं, लेकिन हमारा सफ़र आगे नहीं बढ़ता। असगर खान केस इसी की एक मिसाल है। एक बहुत वाज़ेह एक बात सामने आई, फ़ौजी अफसरान के हवाले से फ़ैसला दिया गया कि उन्होंने अपने हल्फ से रूगर्दानी की है, आइनी अमल में मुदाखलत की है, सियासत में मुदाखलत की है, जोड़ तोड़ के मुर्तकब हुए हैं। एक सख्त फ़ैसला आया, लेकिन उसके बाद बिल्कुल खामोशी। एक उंगली भी किसी का बाल भी बीका नहीं हुआ, एक उंगली नहीं हिलाई गई किसी के ख़िलाफ़। तो ये तो हमारा एक अलमिया है। हम जब करप्शन भी ढूंढ लेते हैं, ऐसा नहीं कि इस मुल्क में कभी करप्शन नहीं होती, तो वो भी हमने देखा कि एक मसलहत के तहत ही मामला चलता है, किसको मातूब करना है, कितना मातूब करना है, और कब बिल्कुल बात को ख़त्म कर देना है, बिल्कुल दफन हो जाती है वो बात। खा वो अकाउंट्स हों अरबों करोड़ों वाले, जिनमें रकम आई जिनका कुछ पता नहीं कि कहाँ से आई, कहाँ गई, किसके नाम में पैसे वसूल हुए, ये सब चीज़ें हमने देखी। लेकिन एकदम एक बटन है, कोई स्विच है, वो ऑफ़ किया जाता है, और वही लोग जब मंजूर नज़र हो जाते हैं तो ये सब कुछ किस्सा पारीना बन जाता है। तो हम एक दलदल में खड़े हुए हैं, शायद 75-76 साल से वहीं खड़े हुए हैं।
और ये एक अफसोस का मकाम है। हमारी ज़िंदगियाँ जो हैं तगोदो में तो रहती हैं, लेकिन हम आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ते। ना आप हमें आगे बढ़ा सके हैं, ना मैं अपने आप को और अपने गिरदो नवा में कोई तब्दीली पैदा कर सका हूँ। तो हमें ये सोचना पड़ेगा। राजा साहब, शायद एक जो बुनियादी असूल है जिसके लिए इन लोगों को, जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट से, कोई आर्मी चीफ या DGI कह लें, जो सियासतदानों में से कह लें, 3-4 बड़ी जमातों के जो हेड्स हैं और चीफ जस्टिस, इन सारों को बैठ के किसी दिन, चाहे किसी बंद कमरे में बैठ जाए, हमारे कानो कान खबर ना होने दे, लेकिन एक असूल के ऊपर इन्हें तय करना पड़ेगा कि जो आइनी रोल जिस अदारे का है उसी के अंदर वो खेलेगा, उससे बाहर निकल के नहीं खेलेगा। चीफ जस्टिस अस्पतालों की वेस्ट जानी कहाँ है, उसका फैसला वो नहीं कर सकते। आर्मी चीफ जो है वो सियासी मामलात के अंदर बाप पार्टी कैसे बननी है, या किसी को कैसे, किधर इंडिपेंडेंस ने जाना है, जनूबी पंजाब महाज कैसे बनना है, ये फैसला उनका नहीं हो सकता। और सियासतदानों को वोट की तरफ देखना चाहिए, बजाय ये देखें कि मुझे सुप्रीम कोर्ट से क्या मदद मिलेगी और मुझे इस्टेब्लिशमेंट से क्या डील मिलेगी। हम बुनियादी तौर पर खेल ही गलत रहे हैं। राजा साहब, देखिए, खेल हमारा मुरतब भी इस तरह हुआ है कि हमारा खेल जो है वो ताकत के बलबूते पे चलता है ना। एक ताकत का एक सरचश्मा बीच में खड़ा है जिसके एक हुक्म पे लोग उठ जाते हैं, जजों के फैसले भी बदल जाते हैं, एंकर जो हैं आपके सिवा और 2-3 और के सिवा वो बिल्कुल बात मुख्तलिफ करना शुरू कर देते हैं। तो हमारा जो पूरा निज़ाम जो है वो ताकत के ताबे है, वो उसूल के ताबे नहीं है। जब तक हम खड़े होकर बहैसियत कौम ये फैसला नहीं करेंगे कि हमने कुछ बुनियादी उसूल हैं, उन पे हर हाल में कायम रहना है और ताकत को भी बावर कराना है कि ये उसूल हमें अजीज़ हैं। होता यही है कि हम में से बहुत से लोग वकला में, सहाफ़ियों में, सियासतदानों में वो ताकत का जो ही इशारा देखते हैं, एक जुम्बिश अबरू, तो वो उसके साथ दौड़ पड़ते हैं और वो चाहते हैं कि उनको कुछ मिल जाए उस ताकत के सरचश्मे से। तो ये एक बहुत बड़ी तादाद हमारे माशरे में, हमारे हर तबके में लोगों की है। लेकिन हमें कोशिश करनी है कि वो लोग जो उसूल के साथ जुड़े हुए हैं, जो इंसान दोस्ती का एक निज़ाम कायम करना चाहते हैं, गरीब दोस्ती का निज़ाम कायम करना चाहते हैं, उनकी तादाद में किसी तरह इजाफ़ा हो। और इसके लिए हम यही कर सकते हैं कि अपनी बात करते रहें। जहाँ तक हम कोई मोबिलाइजेशन कर सकते हैं, कोई तंजीम साजी कर सकते हैं, वो करें। सियासी अमल में हिस्सा लें। मेरी नज़र में इस वक्त सबसे बड़ी इबादत इस मुल्क में ये है कि सियासी अमल में भरपूर हिस्सा लिया जाए। अगर आप सियासी अमल से मायूस हो जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं, तो वहाँ फिर गिद्धों और शिकरों का ही राज होता है जो ताकत के इशारे पे नाचते हैं। तो सियासत मेरे लिए एक इबादत है। सियासी अमल जो है सर, उसकी साख के ऊपर सवालिया निशान नहीं होना चाहिए। इस वक्त सियासी, शायद उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा शुको शुबात है। मौलाना फजलुर रहमान का मैं आपको एक स्टेटमेंट सुनाता हूँ, पाशा साहब से उसका फिर जवाब लेते हैं। दिखाइएगा पाशा साहब, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिल्कुल, मौलाना साहब की एक बात तो बड़ी दुरुस्त है कि इमरान ख़ान के हाथ बंधे हुए और मेरे खुले हुए और मैं मुकाबला नहीं कर सकता, या मुझे कोई बात कहनी मुनासिब नहीं लगती। लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये उस हरावल दस्ते के कायद थे जिसमें पूरी कोशिश की गई इमरान ख़ान की हुकूमत को ख़त्म करने की, और फिर उसके बाद 16 महीने की जो PDM की हुकूमत रही उसमें ये शरीक इक़्तिदार भी रहे मौलाना साहब। तो ये और उस 16 महीने के दौरान जब ये शरीक इक़्तिदार थे तो उस दौरान ये बात नहीं की गई, क्योंकि उसी दौरान ही इमरान ख़ान साहब अरेस्ट हुए थे। तो शायद अगर उस वक्त बात कर देते तो ज़्यादा इसमें वज़न होता। आज बात ये कर रहे हैं कि शायद मैं अपने हल्के में फ्रीली नहीं फिर सकता। क्या वजह, क्यों नहीं? क्या अमन व अमान का मसला बना के इंतखाबात को आगे ले जाने की बात की जा रही है? अमन व अमान एक्चुअली जो बैनर सतूर मुझे नज़र आ रहा है, अमन व अमान आपका जो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर फ़ौज के ऊपर हमले हो रहे हैं ना, आप देखें इस कौम के बेटे कितने रोज़ाना शहीद हो रहे हैं। हमारे बेटे हैं जो रोज़ाना शहीद हो रहे हैं, उनकी तादाद गिने। अमन व अमान रियल थ्रेट है इस वक्त। इलेक्शन कैंपेन आसान नहीं होगी इस दफ़ा। सब बड़े लीडरों का अपनी सिक्योरिटी के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन मैं एक सवाल आपसे दोहराना चाहूँगा इस मामले में। मौलाना फजलुर रहमान ने जो कहा ना उनके हाथ बंधे हुए हैं, इमरान खान इसी हाथ बंधे हुए के बेनिफिशरी थे 2018 के वक्त जब नवाज शरीफ जेल में थे। तो ये सारे लोग, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि दायरों में घूम रहे हैं कि कभी एक के हाथ बनते हैं वो अंदर जाता है, फिर दूसरे के हाथ बनते हैं तो बाहर वाला ढोल बजा रहा होता है। अकल नहीं करते कि दोबारा इसने फिर जेल में जाना है। मैंने यही अर्ज़ किया कि जब इक़्तिदार में थे उस वक्त ये बात क्यों नहीं की। इनफैक्ट होता ये है कि हम दायरों के उस सफ़र में हैं और ये सफ़र वो है जो शायद हमारी ज़िंदगियों में ख़त्म ना हो। अल्लाह करे हो जाए। पाकिस्तान को बहुत ख्वाहिश है, कमज़ोर होते हम ख्वाहिश कर सकते हैं कि ये ख़त्म हो। और अभी भी आप देख लें, मुझ एक सिर्फ बात आप मुझे बताएं कि ये क्या वजह है कि जब हुकूमत या रजीम चेंज होती है
तो हमारी अदालतों का माइंडसेट चेंज हो जाता है। वाई? अदलिया एक ऐसा इदारा है जिसको अपने कानून और आइन और जो किताब उनके सामने पड़ी है या जो फाइल है उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। वही अदालत 3 साल पहले, वही जज 3 साल पहले उसका माइंडसेट और होता है, और 3 साल के बाद उसी दायरे में है ना वो, तो वो माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो जाता है रजीम चेंज होने के बाद। इसीलिए तो हम सुप्रीम कोर्ट ने जनरल मुशर्रफ को 3 साल दे दिए थे कायम में तब्दीली। मैं वही तो कह रहा हूँ, कमाल है हमारी सुप्रीम कोर्ट का, तो कमाल है। मैं वही कह रहा नहीं, बाकी भी देख लेना आप, बाकी हाई कोर्ट का भी, ये नैब अदालतें देख लें, यही नैब अदालतें, यही नैब प्रोसिक्यूटर मियाँ नवाज शरीफ साहब को कोई रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं थे। आज हर वो रिलीफ देने को तैयार है जो कि नामुमकिन, जो अनप्रेसिडेंटेड है, हाँ, पहले जिसकी नज़ीर भी नहीं है, वो देने को तैयार है। तो ये अच्छा, एक और बात, कभी आगे चल के मैं एक और बात करने जा रहा हूँ कि इमरान खान साहब को भी इसी तरह के रिलीफ मिलेंगे। हो सकता है, हमने उस वक्त भी ये कहा था 3-4 साल बाद ये सारे दरवाजे उनके खुल गए। तोशाखाना केस में जो प्रोसीजरल डिफेक्ट्स हैं उनका बेनिफिट अल्टीमेटली इमरान खान को मिलना है। अब वो 2 साल बाद मिलता है, 3 साल मिलता है, या जब वो मुहिब वतन बन जाएंगे और जब वो आंखों का तारा बन जाएंगे उस वक्त होता है। तो ये चीज़ अपनी जगह पे है। ज़फ़रुल्लाह साहब, जो पाकिस्तान का हाल हुआ है ना पिछले 30-35 सालों में, मैंने 1990-91 से इस प्रोफेशन में इब्तदाई तौर पर जब मैं आया, तो हमारा जो रुपया था, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो 90-92 पैसे पाकिस्तानी और इंडिया का 1 रुपया मिल जाता था। हम तगड़े थे इंडिया के मुकाबले। आज आई थिंक 3.5 के करीब है हमारे, 3.5 और उनका 1 रुपया। इतना हमारी कोलैप्स हुई है, हमारी इकॉनमी आपकी 1/4 रह गई है। ऐसे ही है। तो अगर ग्रो कर रहे होते तो इस वक्त हम 600-700 अरब डॉलर की इकॉनमी होती है, अगर ये हम तजर्बे ना कर रहे होते। लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि एक गलती के बाद अगर सीख जाएं तो फिर तो हम सही कह लें कि मोमिन है कि एक दफ़ा डसे गए थे दोबारा गलती नहीं करेंगे। लेकिन हम हर तीसरे साल वही गलती कर रहे हैं और फिर ये सोचते हैं कि नहीं अब तो पुराने वाली गलती नहीं दोहरानी, अब तो हम बिल्कुल ठीक हो गए और पहले से ज़्यादा नीचे जा गिरते हैं। मैं भी आपकी तरह ना पॉलिटिकल इकॉनमी का स्टूडेंट रहा। ज़िया-उल हक के ज़माने में डॉलर 4 रुपए का था। कार्ल फिशर आए थे जर्मन प्रोफेसर वर्ल्ड बैंक के, उन्होंने रिकमेंड किया कि इसको 7 रुपए का था, 11 करो। 7 का था, हमने 11 किया। मैं जब MSc लॉ पढ़ने लंदन गया था 1995 में, उस वक्त पाउंड 70 रुपए का था और मैं हुंडी करा के गया था। आज बता रहा हूँ, हमसे मनी ट्रेल पूछते हैं, स्टेट बैंक पैसे नहीं ज़्यादा देता था, हम हुंडी करा के ले गए थे, 70 रुपए का था। ये तो जुल्म है, लेकिन कितना हम रोएं। मतलब मैं आपको 85 फिगर बता सकता हूँ। हम एमए करते थे तो हमें कहते थे यार पर क्या करोगे, हम कहते थे हम मुल्क ठेके पे लेंगे, ये मुल्क चल नहीं रहे, ये वियतनाम, लाइबेरिया, फलाना, हमसे वो भी आगे चले गए। वियतनाम की 450 बिलियन डॉलर के करीब एक्सपोर्ट है। अमेरिका की सिलिकॉन वैली के बाद सारे कंडक्टर वियतनाम से आ रहे हैं। क्या क्या रोए, आगे बढ़े। मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि और दस्तदाज करता हूँ उन कुव्वतों से जो रियल में मैटर करते हैं। जो आप कह रहे हैं ना, वो खसरो ने बिल्कुल सही कहा था, ये जुल्फ बरहम निज़ाम है, कि जब मेरी महबूब का जुल्फ हिलती है तो कायनात का निज़ाम बरहम हो जाता है। तो पाकिस्तान में कुछ लोग हिलते हैं, निज़ाम सारा बरहम हो जाता है ऊपर से नीचे तक। मेरा अपना ख्याल ये कि हम तो हैं ही कसूरवार, मान लेते हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि हम मुल्क को कहाँ ले गए हैं। सारों को चाहिए, हम सबको सोचना चाहिए। आप बहुत बड़े कसूरवार, आप खुद भी, हम सब हैं। आपको जब वो हम सब हैं। अब आप दरवाजे खुले मिलते हैं ना तो आप उसूलों से अब अफगानिस्तान देख रहे हैं, खुदगी के आलम में है। हाँ, ये आपने सही जुमला बोला, खुदगी के आलम में इनको सब अच्छा नजर आता है। ऑन कर लो, आप अपनी अफगान पॉलिसी देख लें। आपने 85 के बाद मुल्क को बर्बाद किया ना, आजकल गालियाँ आप खा रहे हैं कुर्बानियाँ दे के। 70,000 बंदा आपने अफगानिस्तान में मरवाया ना, अफगानिस्तान के लिए शहीद कराए, फौजी 8-10 हज़ार मिला किया आपको। कश्मीर में आपने इतना कुछ किया, आप हमें सोचें आपको मिला किया। आपने इकनॉमिक रोज़ नए तजर्बे किया, पॉलिटिकल पार्टियों के तजर्बे किया, मिला किया। वो कहते हैं ना 10 मई की प्यार विचू खटिया, मिला किया है तबाही। बांग्लादेश को मेरे गांव में लोग कहते हैं भूखे बंगाली। मैंने बांग्लादेश का देखा है, हम उनको जूती में नापसंद थी, उनकी धोती कहते छाती बड़ी छोटी है, हम उनको फौज में नहीं लेंगे। उन्होंने मार मार के हमारा बुरकस निकाला। इस वक्त उनकी जो एक्सपोर्ट्स है 2 गुना एक्सपोर्ट करते हैं हमारे से, हमसे कितना। अच्छा, कॉटन पैदा हमारे मुल्तान में होती है और प्रोसेस कहाँ होती है? बांग्लादेश में, और अब कोलंबो में हो रही है। लेकिन बात यह कि कितना बोलते रहेंगे। हर वो आदमी जो मैटर करता है, सियासतदान हो, आर्मी का सदर हो, चीफ हो, दानश्वर हो, दानश्वरों को भी चाहिए कि यहाँ रात को बैठ के सिवाय इनको सदन गाली मिलती ये न करें।
हमारी यूनिवर्सिटी को चाहिए खुदा कोई रिसर्च कर ले। हमारी ज़राअत यूनिवर्सिटी जो है ना, ज़राई यूनिवर्सिटी, वो आज तक एक बीज नहीं पैदा कर सकी। ये साथ इंडिया है ना, इंडिया उसका कॉटन का बीज 4 गुना फैल देता है। 14-15 ये चीज तो करो। 14-15 मिलियन बेल्स हम कॉटन पैदा करते थे। हाँ जी। आज अगर पैदावार बढ़ाई होती तो हम 20-25 मिलियन बेल पे होते। हम 4-5 मिलियन बेल पे आ गए थे। अब 6 पे खुशियां मना रहे हैं कि 7 मिलियन बेल हो जाएगी। और तबाह कर दिया आपने शुगर लगाकर, और शुगर दे दिया आपने माफिया को। मेरे ज़मीन पानी नहीं है और हम शुगर केन ग्रो कर रहे हैं। मतलब क्या क्या नहीं किया हमने, मैं तो जानता हूँ इस हालत पे रहम करें। हाँ। सलमान अकरम राजा साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स आपकी तरफ, आप वे फॉरवर्ड क्या सजेस्ट करते हैं? कौन सा ऐसा फोरम हो कि ये हमारे जो बड़े हैं 5-7, ये कोई आपस में इंटरेक्ट करें और ये इश्यूज जो हम डिस्कस कर रहे हैं रियल इश्यूज हैं, वो मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा अच्छे से समझते भी हैं। आई थिंक सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि वो आपस में बात नहीं कर रहे। बात करें तो आगे का रास्ता मिल जाएगा। ये ऐसे खुशगुमानी है आपकी कि आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन बहरहाल देखें, ये मेज़ पे बैठ के बात नहीं होती। ये एक इर्तिकाई अमल होता है और एक सियासी अमल होता है। कुछ अर्सा पहले इंडोनेशिया के एम्बेसडर साहब से खाने पे मेरी मुलाकात हुई। उनसे मैंने पूछा कि आपके मुल्क ने हैरत अंगेज़ तरक्की की है, जबकि सन 98 में एक शदीद बहरान का इंडोनेशिया शिकार था, ये कैसे मुमकिन हुआ? उनका जवाब बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने कहा 98 के बहरान ने हमारे मुल्क के अवाम पे ये खोल दी हकीकत कि जो ये अस्करी इदारे हैं जिनके ताबे इंडोनेशिया उस वक्त तक रहा था, सुकार्नो, सुहार्तो और उसके बाद दीगर लोग, कि ये हरफन मौला नहीं है, तमाम फरासत इनके पास नहीं है। हमें बतौर सिविलियन सोसाइटी, सिविल सोसाइटी, अवाम फैसले करने हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद करना है। एम्बेसडर साहब ने यह कहा कि मेरी नज़र में सबसे बड़ा जो वाक़या इंडोनेशिया की तारीख में हुआ, जिसने हमारी मईशत की भी काया पलट थी, वो ये एहसास था कि हम अपने फैसले कर सकते हैं, हम देख सकते हैं हमारी ज़रूरियात क्या है, कोई इदारा अक्ले कुल नहीं है। ये एहसास जिस दिन एक बड़ी तादाद में हमारे मुल्क में लोगों में पैदा हो जाएगा और उस एहसास के तहत वो खड़े हो जाएंगे और सियासत में आवाज़ बुलंद करेंगे, मैं समझता हूँ हमारे मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे भी सर, पाशा साहब। जी बिल्कुल, राजा साहब ने दुरुस्त फरमाया कि हम असल में इर्तिका पे यकीन नहीं रखते, और अगर कोई इर्तिकाई अमल शुरू हुआ है तो फिर उसको इस तरीके से क्रश कर दिया जाता है कि फिर हम ज़ीरो पे आ जाते हैं और फिर वहाँ से स्टार्ट करते हैं। मसला ये है कि जब तक हम एक दूसरे को बर्दाश्त करने की सलाहियत अपने अंदर पैदा नहीं करते और एक दूसरे की सलाहियतों का एतराफ़ नहीं करते, तो उस वक्त तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक लाइन में आप भी सर। मेरा ख्याल है नाउ और नेवर पे पहुंचे हुए हैं। पाकिस्तान की तमाम लीडरशिप, सिविलियन हो, मिलिट्रिशनल हो, इंडस्ट्रियल हो या कोई भी हो, इन तमाम को बैठ के सोचना चाहिए और पाकिस्तान के हालात पे रहम करना चाहिए और अपने वजूद को भी बचाना चाहिए। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब, हसन रज़ा पाशा साहब, सलमान अकरम राजा साहब, सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।